नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। तो दोस्तों, एलडीसी चार्जमेंट की जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द जगह निकलने वाली है और उसके लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर का रिवीजन अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सिलेबस दोस्तों चेंज हो चुका है, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको पता है पहले 250 मार्क का पेपर होता था, अभी 100 मार्क का पेपर होने जा रहा है। उसमें भी बहुत सारा जो लाफा वगैरह का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। बाकी जो बचा कुचा है उसमें जीके का पूरा सिलेबस है और जीके का क्वेश्चन यहाँ पे अपने को देखना है। ठीक है, तो जीके के जो पहले पेपर आते थे, अभी तक के जितने भी पेपर है तो उसमें से कुछ कुछ पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और बाकी के जो भी पीडीएफ फाइल है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात, पेपर जो है जीके का होने वाला है। उसमें करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, 5 ईयर प्लान महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। उसका जो भी है मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको सिलेबस दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मेरी थोड़ी हिंदी वीक है, उसके वजह से एक दो वर्ड जो है इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको यह चीज़ पे ध्यान रखना है। और जो अपन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो 2013 का पेपर है। बाकी के भी पेपर जो है 2006 के पेपर भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको बोल जल्द यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपके पास दे दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है 50 मार्क का जीके का आता था, अभी वो 25 मार्क का आएगा आपको जीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल जो भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे। क्वेश्चन जितने ज़्यादा अपने पास रहेंगे उतने क्वेश्चन अपने को पढ़ने के लिए ईजी रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जीके के जितने भी क्वेश्चन पेपर सेट है सब पेपर सेट अपन यहाँ पे लेंगे। साथ में 5 ईयर प्लान के लिए भी जो कुछ मटेरियल मेरे पास है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ठीक है, तो देखो पहले के 2013 का पेपर अपन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2013 का जीके जनरल नॉलेज का पेपर है और इसमें 2 घंटे का अवधि आपको रहता था। ठीक है, तो 2 घंटे के अवधि में इसमें जो पहले थे 2013 के पहले, इसमें आपको जो क्वेश्चन अगर आपने किसी गलत मार दिया तो उसमें चेंजेस करने के भी ऑप्शन रहता था। ठीक है, लेकिन अभी नहीं रहेगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तब आपको पूर्ण रूप से उसको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, जो भी सूचनाएं दी जाएंगी। तो इसमें देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें कोई माइनस मार्किंग रहती नहीं है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। ठीक है, ये सब कॉमन बात है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संबंध उत्तर लिखे हैं, जिसमें ABCD ऐसा निशान लगाना है, तो ये 2013 का है इसलिए ऐसा निशान आपको बताया गया है। अभी राउंड करना होता है। ठीक है, ये तो आपको सब पता होगा। यदि उत्तर बदलना है तो देखो उत्तर बदलने का भी ऑप्शन पहले आता था। ठीक है, अभी आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको पूरे जो कंडीशन है, जो सूचनाएँ है दी गई है, पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, तो अभी चलो ज़्यादा देर नहीं करते और क्वेश्चन को अपन जो है हाथ लगाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान पंचवार्षिक योजना करेंट 5 ईयर प्लान इज 2013 का पेपर है। तो क्वेश्चन को भी जो है अपने को 2013 के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान पंचवार्षिक योजना है, तो जो वर्तमान पंचवार्षिक योजना है वो 2013 में कितनी है ये पूछा गया था। तो दोस्तों अभी तक टोटल 12 पंचवार्षिक योजना हुई थी और 2015-13 की जो पंचवार्षिक योजना थी 12वीं थी, लास्ट पंचवार्षिक योजना थी, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हालांकि 4 ऑप्शन अपने को देखने को मिलेंगे, A, B, C और D। तो इसमें से 13 जो सी 12 पंचवार्षिक योजना का ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, मौजूदा पंचवार्षिक योजना के लिए दृष्टिकोण है। तो मौजूदा पंचवार्षिक योजना के लिए जो 12वीं पंचवार्षिक योजना है उसके लिए क्या दृष्टिकोण रखा गया है। अप्रोच टू द करंट 5 ईयर प्लान इज। तो इसमें 4 ऑप्शन अपने को देखने को मिलेंगे। इसमें पहला है सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास के एक नए युग का प्रवेश। ठीक है, फिर है ऑप्शन नंबर बी, तेज और समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी है सबसे तेज़ी से बढ़ने के लिए, सबसे तेज़ी से से बढ़ते देश को बनाने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है तेज़ी से सतत और अधिक समावेशी विकास के लिए। तो जो 12वीं पंचवार्षिक योजना थी उसका जो उद्देश्य था, वो दृष्टिकोण क्या था, इसमें पूछा गया और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब तेज़ी से सतत और अधिक समावेशी विकास, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका जो ऑप्शन रहे वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में एक पेपर कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो 25-25 क्वेश्चन के 2 वीडियो इसके ऊपर अपन बनाएंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग के अध्यक्ष है चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज, योजना आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत के राष्ट्रपति, बी में दिया है भारत के प्रधानमंत्री, सी में दिया है लोकसभा के अध्यक्ष और डी में दिया है राज्यसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों ऑप्शन क्रमांक बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो योजना आयोग जो रहता है उसका जो पदेन अध्यक्ष रहता है भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान पंचवार्षिक योजना का अवधि है करंट 5 ईयर प्लान पीरियड इज, इसमें 4 ऑप्शन आपने को देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2010-11 से 2014-15, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2011-12 से 2015-16 और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2012-13 से 16-17 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2013-14 से 2017-18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2012-13 से 2016-17 जो है 12वीं पंचवार्षिक योजना जो है उसका अवधि था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा जो है वो किससे रिलेटेड है इसमें पूछा गया है। मनरेगा इज रिलेटेड विथ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेयजल आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रोजगार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महिला एवं बाल विकास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता। तो इसमें दोस्तों मनरेगा जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर बी से, मतलब रोजगार एम्प्लॉयमेंट से ये संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन पंचवार्षिक योजनाओं को तैयार करता है? 5 ईयर प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय, मतलब 5 ईयर प्लान जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों योजना मंत्री प्लानिंग मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोकसभा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है कौन सी पंचवार्षिक योजना को तैयार करता है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, योजना आयोग को तैयार करने का काम जो है, पंचवार्षिक योजना को तैयार करने का काम जो है वो योजना आयोग का होता है, मतलब प्लानिंग कमीशन का होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया दोस्तों, संविधान के भाग 4 के निर्देशक तत्व है। तो संविधान के जो भाग है भाग 4, इसके जो निर्देशक तत्व है वो कौन से इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय लागू करने योग्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संसद द्वारा प्रवर्तनीय लागू करने योग्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अधिकारियों के द्वारा प्रवर्तनीय लागू करने योग्य और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गैर प्रवर्तनीय। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए इसमें गैर परिवर्तनीय जो ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब गैर परिवर्तनीय। नॉट जो हो जाएगा नॉट इपोर्सेबल होगा, मतलब उसका जो परिवर्तनीय जो है इजीली नहीं कर सकते, इसके लिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके संबंध में जो भी है आपके पास डाटा उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक कर्तव्य के लिए है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं किसके लिए होते हैं? इसमें जो ऑप्शन दिया है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, मतलब ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संसद के सभी सदस्यों के लिए, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारत के सभी नागरिकों के लिए, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों सभी के लिए होता है, वो किसी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी संसद के सदस्य के लिए नहीं होता है। तो भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं उनके लिए ये होता है। ठीक है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा है, यह ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी में दिया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा,
ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सीधे आम चुनाव में सभी मतदारों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव हमारे अपने देश में होता है दोस्तों, इंडिया में होता है, वो संसद के दोनों सदन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है, ये सदन के दोनों सदस्य जो कि 545 प्लस 250 हो गए। और इसके बाद विधानसभा सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि राज्य की विधानसभा, जैसे विधानसभा और विधान परिषद रहती है, तो विधान परिषद हर राज्य में नहीं रहती, किसी किसी राज्य में, 5 राज्य में, तो उसमें से बस विधानसभा जो है पूरे राज्य में रहती है, उसमें से जो निर्वाचित सदस्य रहेंगे उनके द्वारा, जिसे अपन विधायक बोलते हैं, विधायक और सांसद ऐसे मिलके जो है वो राष्ट्रपति को इलेक्शन के समय चुनाव के समय वोट देते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आ गए, और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति को चुन के देते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है कि वह भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन देता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी में दिया राज्यसभा के उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको जो शपथ दिलाते हैं, उनका जो नाम है या उनका जो पद है, जो पद इनको शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद है। ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संघ में है, जो भारत है उसमें अपना भारत जो संघ है, इंडियन यूनियन ऑफ हैज, तो इंडियन यूनियन हैज कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश इसमें है, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पेपर 2013 का है, इसलिए उस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर था तत्कालीन, तो 11 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर था 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये उसका 2013 के हिसाब से आंसर था। लेकिन अभी जो है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं देगा, 28 घटक राज्य अपने पास है, 8 जो है मित्र दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने पास है। ठीक है, 28-8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समवर्ती सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में क्या शामिल है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल राज्य और सरकार के लिए कानून बनाने का विषय। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का विषय। ऑप्शन नंबर सी में दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कानून बनाने का विषय। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें IMP दिखेगा आपको, बहुत सारे 2013 के क्वेश्चन के पेपर हो, 2013 के क्वेश्चन का पेपर जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें देखिए समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कानून बनाने का जो है अधिकार दिया हुआ है समवर्ती सूची में। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, कारखाना अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 13 है, कारखाना अधिनियम की धारा 51 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में अधिक से अधिक घंटे के लिए कारखाने में काम करने की अनुमति दी जाएगी। एज पर सेक्शन 51 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, नो अडल्ट वर्क शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन हार्स इन एनी वीक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है 54 घंटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 48 घंटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 60 घंटा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 51 घंटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 हार्स। ठीक है, तो अधिक से अधिक जो समय है 48 हार्स तक काम करने का फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से है। बाकी का उसके बाद का जो समय आएगा वो OT में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, धारा 64 के अनुसार कारखानों के नियमों में छूट बनाने की शक्ति किसके पास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी में दिया राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी में दिया स्थानीय स्वयं सहायता सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
और ऑप्शन नंबर डी में दिया रक्षा मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो धारा 64 के अनुसार कारखाने के नियम में छूट देने की या छूट बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी शक्ति होती है, संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कारखाना अधिनियम के अनुसार आयुध कारखानों की तरह कारखानों में एक्यूपेयर का अर्थ क्या होता है? क्या एक्यूपेयर का अर्थ क्या है? ठीक है, एज पर फैक्ट्री एक्ट एक्यूपेयर ऑफ फैक्ट्री लाइक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मीन्स, जो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो व्यक्ति कारखाने के मामलों में अंतिम नियंत्रण रखता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, उसके द्वारा सीधे कार्यरत श्रमिकों से है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, निदेशकों में से कोई एक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो व्यक्ति कारखाने के मामले पर अंतिम नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, राज्य सरकार नियम बना सकते हैं कि किसी भी निर्दिष्ट कारखाने में जिसमें आमतौर पर रिक्त जगह कर्मचारी से अधिक कार्यरत है में एक कैंटीन प्रदान रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कैंटीन की सुविधा है वो कितने कर्मचारी के ऊपर दी जाएंगी? तो 16 का नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए इसमें से 1000, ऑप्शन नंबर बी में 500, ऑप्शन नंबर सी में 250 और ऑप्शन नंबर डी में 100 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 250। IMP क्वेश्चन है, ठीक है, टिक मार्क करके रख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में परिभाषित कुल विकलांगता का मतलब क्या होता है? ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में परिभाषित कुल विकलांगता का मतलब क्या होता है? टोटल डिसेबलमेंट एज डिफाइंड एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट मीन्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया, दुर्घटना के समय में लगे रोजगार में कर्मचारियों के कमाने की क्षमता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बी में, वह दुर्घटना के समय में सक्षम सभी काम के लिए एक कर्मचारी की क्षमता को समाप्त कर देता है। ऑप्शन नंबर सी है, वह उस समय जो करने में सक्षम था ऐसे हर रोजगार में उनकी कमाई की क्षमता को कम कर देता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह दुर्घटना के समय में सक्षम सभी काम के लिए एक कर्मचारी की क्षमता को समाप्त कर देता है। इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत कुल विकलांगता मतलब पूर्ण विकलांगता का मतलब होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार मृत्यु के मामले में मुआवजा राशि के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एज पर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इन केस ऑफ डेथ द कंपनसेशन अमाउंट इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मासिक वेतन के 50% से गुना प्रसंगित कारक या रुपये 1,20,000 से जो भी अधिक है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मासिक वेतन के 60% से गुना प्रसंगित कारक या रुपये 1,40,000 से जो भी अधिक है वो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, मासिक वेतन के 50% से गुना प्रासंगिक कारक या रुपये 1,40,000 से जो भी अधिक है वो। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, मासिक वेतन के 60% से गुना प्रासंगिक कारक या रुपये 1,20,000 से जो भी अधिक है वो। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मासिक वेतन 50% से गुना प्रासंगिक कारक या रुपये 1,20,000 से जो भी अधिक है वो। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर ऑफ RS 1,20,000 विच वेयर इज मोर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनिवार्य अंग है। तो द इंसेंटियल बाद में देखिए। तो दोस्तों 19 कर्मचारी क्षतिपूर्ति क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनिवार्य अंग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, चोट दुर्घटना और रोजगार में किए गए कार्य के बीच एक हेतु क्या कारण संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये दिखाने की जिम्मेदारी आवेदक पर है कि काम या किसके परिणाम स्वरूप तनाव था, उसका जो वो चोट है वो चोट बढ़ने में किसका योगदान था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, और उपरोक्त में ए और बी दोनों, ये ऑप्शन नंबर डी है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ये दोनों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के संदर्भ में व्यावसायिक रोग क्या होता है। तो इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट ऑक्यूपेशन डिसीज
इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया कर्मचारी दावेदार के लिए एक चोट के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी में दिया रोजगार के लिए विशेष या खास है। ऑप्शन नंबर सी में दिया उत्तर में से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मजदूरी भुगतान अधिनियम के संदर्भ में कोई मजदूरी अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 सप्ताह 1 वीक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 महीना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 दिन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 180 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 महीना। ठीक है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के संदर्भ में कोई मजदूरी अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, नो वेज पीरियड शैल मतलब 1 महीने के ऊपर इसका पीरियड नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मंथ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मजदूरी भुगतान अधिनियम के संदर्भ में वेतन में शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, IMP क्वेश्चन है, टिक मार कर लीजिए। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम के संदर्भ में वेतन में शामिल नहीं है। इन टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेजेस डज नॉट इंक्लूड, इसमें अतिरिक्त समय ओवर टाइम, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पंचायत की शर्तों के तहत बोनस अंडर टर्म ऑफ अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान, और ऑप्शन नंबर डी में दिया किसी भी समझौते के तहत परिश्रम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू द प्रोविडेंट फंड मतलब। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम क्वेश्चन नंबर 23 है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में एक औद्योगिक विवाद का अर्थ है डैश के बीच विवाद, मतलब किसके बीच का विवाद को जो है वो औद्योगिक विवाद अपन बोलेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है नियोक्ता और नियोक्ता के बीच का विवाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नियोक्ता और कामगारों के बीच का विवाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया कामगार और कामगारों के बीच का विवाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। सेवा से बर्खास्तगी या मुक्ति औद्योगिक विवाद हो सकता है अगर, ऑप्शन नंबर ए में दिया कम से कम एक कर्मचारी को बर्खास्त किया है, सेवा मुक्त किया है, कम से कम 2 कर्मचारी को अनिवार्य रूप से बर्खास्त किया है, सेवा मुक्त किया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खारिज किया या सेवा मुक्त किया कर्मचारी अनिवार्य रूप से एक ट्रेड यूनियन सदस्य है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम से कम एक कर्मचारी को बर्खास्त किया या सेवा मुक्त किया, तो उसको अपन मुक्ति औद्योगिक विवाद को बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में जनोपयोगी सेवा में लगे हुए कोई व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएंगे, तो वो कौन से कंडीशन में हड़ताल पर नहीं जा सकते इसमें अपने को बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है नोटिस दिए बिना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नोटिस देने के 14 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल की तिथि की समाप्ति के पहले, और ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में जनोपयोगी सेवा में लगे हुए कोई व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएंगे, तो नोटिस दे बिना भी नहीं जा सकते, नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर भी नहीं जा सकते, और नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल की तिथि समाप्त होने के पहले भी नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, तो ये इधर ही अपन समाप्त कर देते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो अगला वीडियो में आएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो रहा है, अभी तकरीबन 23 मिनट का वीडियो अपना हो चुका है। बाकी का जो पार्ट है, बाकी के 25 क्वेश्चन है अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएंगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।